आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा सन 1749 ईस्वी में किया गया था। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में अनेक परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन हो चुका है, परंतु किसी भी मत को पूर्ण रूपेण मान्यता प्राप्त नहीं है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है अद्वैतवादी संकल्पना, दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना, इस संकल्पना को पेरेंटियल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसके अनुसार ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक ही वस्तु तारों से हुई है मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति तारों से हुई है मानने वालों को हम अद्वैतवादी विचारक भी कहते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना का प्रतिपादन कास्ते द बफन, इमानुएल कांट, लाप्लास, रोशे तथा लाकियर ने किया था। अद्वैतवादी संकल्पना एक तारक, पहला वायव्य राशि परिकल्पना इमानुएल कांट की थी। जर्मन वैज्ञानिक थे 1755 ईस्वी में। निहारिका परिकल्पना लाप्लास फ्रांसीसी 1796 ईस्वी में क्या था। ये फ्रांस के रहने वाले थे। इमानुएल कांट जर्मनी का रहने वाला था और उन्होंने अपनी परिकल्पनाएं दी थी। द्वैतवादी परिकल्पना दो या दो से अधिक तारों के संयोग से पृथ्वी तथा ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसी कारण से इस संकल्पना को बाइपेरेंटियल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इस संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, जेम्स जीन्स एम जेफ्रेस की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस, एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत आदि प्रमुख है। द्वैतवादी परिकल्पना दो या दो से अधिक तारों द्वारा, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन 1905 ईस्वी में किया। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना 1919 ईस्वी में ही। 1926 ईस्वी में जेफ्रीज द्वारा इसमें कुछ संशोधन किया। द्वैतारक बाइनरी स्टारर परिकल्पना रसेल की है। सुपरनोवा परिकल्पना होयल तथा लिटिलेटन 1939 ईस्वी की। ये अमेरिका के रहने वाले थे। अंतरतारक धुरी परिकल्पना ऑटो शिमट 1943 ईस्वी में इन्होंने दिया था और ये रूस के रहने वाले थे। सीफील्ड परिकल्पना एस.सी. बनर्जी भारत के द्वारा दी गई। पृथ्वी की आयु, इन आधारों पर पृथ्वी की आयु की गणना हम खगोलीय तथ्य के आधार पर करते हैं। सूर्य की घटती हुई ऊर्जा 3 अरब वर्ष, चंद्रमा की आयु 4 अरब वर्ष, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति 2.5 अरब वर्ष। दूसरा इसका फैक्टर है भूवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर हम पृथ्वी की आयु, पहला है खगोलीय तथ्यों के आधार पर पृथ्वी की आयु को गणना करते हैं। दूसरा हमारे पास विकल्प है भूवैज्ञानिक जो एविडेंस है, तथ्य हैं, उसके आधार पर हम पृथ्वी की आयु गणना करते हैं। तो पहला है सागरों की लवणता, सैलिनिटी ऑफ मेराइन्स, 1 अरब 87 करोड़ वर्ष पृथ्वी की आयु मानी गई है। खारेपन की भिन्नता के आधार पर तलछट निक्षेप
अंतिम गणना 2.5 अरब वर्ष मानी गई। अपर्दन इरोजन के आधार पर 10 अरब 56 करोड़ वर्ष पृथ्वी की आयु निर्धारित की गई। जीव विकास क्रम 2 अरब वर्ष मानी गई है। भूगर्भ से ताप का ह्रास होना, उसके आधार पर पृथ्वी की आयु 4 अरब वर्ष मानी गई। रेडियो सक्रिय तत्व, पहली गणना 3 अरब वर्ष, दूसरी गणना में 4 अरब वर्ष मानी गई पृथ्वी की आयु। पृथ्वी का इतिहास अगर हम देखते हैं तो इस इतिहास को जानने के लिए कि हमारा इसका पूरा जीवन चक्र कैसा है हमारी पृथ्वी का, तो उसके लिए हम सबसे पहले पुराजीव महाकल्प, पैलियोजिक ईरा जिसको कहते हैं, यह 150 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। पुराजीव महाकल्प जो आज से 150 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और आज से 22 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ। इस कल्प में सर्वप्रथम जीवन के चिन्ह मिलते हैं जो समुद्र में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं के रूप में था। बिना फूल वाले वनस्पति का भी प्रादुर्भाव हुआ। इसमें कैलोडोनियन हलचल प्रमुख है। पुराजीव महाकल्प पैलियोजोइक ईरा में जो भूगर्भिक हलचलें हुई, हमारी पृथ्वी जो उथल पुथल हुई पहली बार, उसको हम कैलोडोनियन हलचलों के नाम से जानते हैं। इस कल्प को 6 कल्पों में विभाजित किया गया। पुराजीव महाकल्प को हमने पुनः 6 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला है इसमें, इसका पहला पार्ट है कैम्ब्रियन। यह कल्प 9 करोड़ वर्ष लंबा था। इस धरती पर कैम्ब्रियन जो कल्प रहा है 9 करोड़ वर्ष रहा था। इस कल्प में स्थल भू हलचलों के कारण नीचे धंस गया, सब्सिडेंस हो गया। जो हलचलें हुई, भूगर्भिक हलचलें होती रहती, इससे हलचलें हुई तो इसके कारण से कुछ धरातल का जो भाग है नीचे हो गया, सब्सिडेंस हो गया, जिससे समुद्र का पानी स्थल पर फैल गया। फलतः तलछट्टी शैलों का जन्म हुआ। इस युग में ही शैल दबकर स्लेट में जो धंसाव हुआ, धंसा से शैल जो दब गई तो उस स्लेट में और बलुआ पत्थर क्वार्जाइट में परिवर्तित हो गया। शैल स्लेट में और बलुआ पत्थर क्वार्जाइट में चेंज हो गया। इस युग में ट्राइलोबाइट जीवों की अधिकता थी। दूसरा इसका पार्ट है ऑर्डोविशियन, और ऑर्डोविशियन कल्प इस पृथ्वी पर 6 करोड़ वर्ष लंबा था। आज से 41 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ होकर 35 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया। उत्तरी अमेरिका का आधा भाग समुद्र में जलमग्न था। मोलस्क जंतुओं का आगमन इस युग की विशेषता है। आज हमसे पूछा जाता है कई बार कि कौन से युग में कौन से जीव आए, तो ऑर्डोविशियन युग के अंतर्गत मोलस्क वगैरह ये जीव आए हैं। तीसरा इसका भाग है सिल्यूरियन कल्प। यह युग 2.5 करोड़ वर्ष लंबा 35 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ होकर के 32.5 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया। सिल्यूरियन, इस कल्प की कैलोडोनियन नामक भूहलचलों ने लगभग प्रत्येक महाद्वीप को प्रभावित किया था। इस कल्प में वनस्पति उगाई, बिना रीढ़ की जीवों का विकास अधिक हुआ। इसमें मछलियों का आगमन इस काल की विशेषता है। मछली का जो उद्भव हुआ है, फिश का जो पानी के अंतर्गत मछली की जो उत्पत्ति हो जाती है वो सिल्यूरियन युग में हो जाती है। इसके बाद डेवोनियन कल्प आता है। चौथा प्रकार का जो कल्प है वो डेवोनियन कल्प है। यह युग 4 करोड़ वर्ष लंबा था। 32.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ आज से, और वहां से प्रारंभ होकर के 28.5
करोड़ वर्ष पहले ये समाप्त हो गया। इस तरह 4 करोड़ वर्ष लंबा इसकी अवधि रही। इस युग में कैलोडोनियम नामक हलचल का उच्चतम विकास हुआ। शुरुआत तो उसकी सैलुरियन युग में हो गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा हलचलें होने लगी थी। महाद्वीपों में उच्च पर्वतमालाएं बन गई थी। बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं महाद्वीपों के अंतर्गत बन गई थी। यूरोप में स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम, उत्तरी आयरलैंड आदि में पर्वत बन गए थे। यह मछली का युग भी कहलाता है, अर्थात इसमें मछलियों का सर्वाधिक विकास हुआ था। कार्बोनिफेरस काल इस युग का जो महत्वपूर्ण है। यह युग 5 करोड़ वर्ष लंबा था। 28.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ होकर के 23.5 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया था। इस कल्प में तापमान बढ़ गया था तथा जलवायु अधिक उष्ण हो गई थी। भारी वर्षा के कारण स्थल पर दलदलों का भारी विस्तार हुआ। इस पर घने वन उगाए थे। कोयला बनने के कारण इस कल्प को कोयले का कल्प भी कहा जाता है। कार्बोनिफेरस युग में कोयले का जो विकास होता है आज से 28.5 करोड़ वर्ष पहले हो जाता है और कोयले का कल्प कार्बोनिफेरस युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में रेंगने वाले पशुओं का उद्भव हुआ, मतलब रेप्टाइल्स इस धरती पर पहली बार आविर्भाव हुआ। और परमिनियन कल्प, यह युग 3.5 करोड़ वर्ष लंबा था। इसका काल 23.5 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ होकर 20 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया। दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में लाल शेल और चूने के पत्थरों का निक्षेप भारी मात्रा में हुआ था। इसके बाद नवजीवन कल्प, मेसोजोइक कल्प कहते हैं। ये पैलियोजोइक कल्प के हमने 6 भाग पढ़े। इसके बाद जो मध्य जीव कल्प आता है, मेसोजोइक ईरा कहलाता है। इस काल में जलवायु शुष्क और गर्म होने लगी थी, ड्राई एंड हॉट। अंटार्कटिका का हिम आवरण पिघलने लगा था। बड़े तथा भयंकर पशुओं का आगमन हुआ इस धरती पर। डायनासोर विशालकाय जंतु थे जो वनस्पति खाकर जीवन व्यतीत करते थे। इसे 3 कल्पों में विभाजित किया गया, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। मेसोजोइक को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसे क्रमशः हम ट्रियासिक कल्प, जुरेसिक और क्रिटेशियस कल्प के नाम से जानते हैं। ट्रियासिक, यह कल्प 3.5 करोड़ वर्ष लंबा रहा और यह 20 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ होकर के 16.5 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया। इस कल्प में गोंडवाना प्रदेश के सब भाग, गोंडवाना में, जिसमें ब्राजील, दक्षिण मध्य अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। परस्पर ये आपस में जुड़े हुए थे। जब हम पृथ्वी का विभाजन पहली बार होता है ना, तो उसमें उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया था और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया था। तो ये पूरे भाग जुड़े हुए थे आपस में। प्रथम डायनासोर इसी युग में उत्पन्न हुआ था, ट्रियासिक युग में। प्रारंभिक स्तनपोषी जीवों का आगमन भी इसी समय हुआ था। जुरासिक कल्प, यह कल्प 3.5 करोड़ वर्ष लंबा माना जाता है। यह 16.7 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और 13 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया था।
इस काल में डायनासोर स्थल पर विचरण करते थे। इस काल में रेडक्टाइल एक प्रकार का उरंग था जो आकाश में उड़ता था। 3 आंखों वाली स्फेनोडन छिपकली भी इस युग में जन्मी थी। तीसरा इसका कल्प है हमारा क्रिटेशियस कल्प। इस कल्प का यह 6 करोड़ वर्ष तक लंबा रहा था। यह क्रिटेशियस कल्प आज से 13 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होकर के 7 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया। दक्कन का लावा पठार इसी कल्प में निर्मित हुआ था। फूलों वाले वृक्षों का जन्म हुआ, भूमि पर रेंगने वाले पशुओं का विकास हुआ। इस काल में डायनासोर जैसे विशालकाय जंतु नष्ट हो गए। नवजीवन महाकल्प अगला जो आता है वो केनोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और केनोजोइक। केनोजोइक कल्प का अर्थ नवीन, जीनो प्लस जीवन, जोइक, नवीन जीवन का कल्प। इसे 2 युगों में विभाजित किया जाता है, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी कल्प युग लगभग 6.90 करोड़ वर्ष लंबा रहा। एल्पाइन भूवलचलों ने पृथ्वी पर आधुनिक महाद्वीपों का वर्तमान रूप दिया। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि पर्वत इसी युग में निर्मित हुए थे। इस कल्प को 5 युगों में विभाजित किया जाता है। पैलियोसिन, यह युग 7 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ होकर 6 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया। इसका विस्तार 1 करोड़ वर्ष माना जाता है। इस युग में रॉकीज पर्वत का जन्म हुआ व घास की भी वृद्धि हुई। इयोसिन युग, इसका विस्तार 2.5 करोड़ वर्ष माना जाता है। इस काल में फल व अन्न के पौधों का जन्म हुआ। ओलिगोसिन युग, यह युग 1 करोड़ वर्ष लंबा था। इसे एल्पाइन भूवलचल का काल माना जाता है। इस काल में मनुष्य का जन्म हुआ। ओलिगोसिन युग में ही मनुष्य का जन्म होता है। मायोसिन युग, यह युग 2.5 करोड़ वर्ष पहले आरंभ होकर के 1.2 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हो गया। इस काल में हेल मछली, बंदर आदि का जन्म हुआ। प्लियोसिन युग, इस युग का लगभग 1 करोड़ वर्ष लंबा रहा। इस काल में विशाल मैदानों का जन्म हुआ। इन मैदानों में यूरोप का उत्तरी मैदान, इटली का पो बेसिन, इराक का मेसोपोटामिया का मैदान तथा गंगा और सिंधु के मैदान उल्लेखनीय हैं। मनुष्य के विकास का भी यह आरंभिक युग माना जाता है। क्वाटरनरी युग, यह युग 10 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। इसको 2 युगों में विभाजित किया जाता है। प्लीस्टोसिन युग, यह युग 10 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ था और इससे समाप्त हुए 10,000 वर्ष हो गए हैं। यह युग 9.9 लाख वर्ष लंबा रहा। यह एक बड़ा हिमयुग भी कहलाता है। बड़े बड़े भयानक जीव जंतु नष्ट हो गए। बंदर, वनमानुष और मनुष्य की संख्या बढ़ने लगी। उत्तरी अमेरिका के 5 महान झीलों का निर्माण भी इसी समय हुआ, प्लीस्टोसिन युग में। फिनलैंड, स्वीडन, रूस आदि देशों में हिमावरण द्वारा बनी शिलाकृतियाँ अब भी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती हैं। आधुनिक युग, यह युग पिछले 10,000 वर्षों से प्रारंभ हुआ है। यह युग मनुष्य के विकास का युग भी कहा जाता है। इस प्रकार हमने पृथ्वी के आयु के बारे में या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास किया। अगले अध्याय में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे।